हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा कि आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा पे बात करने वाले हैं। जैसे कहा जाए तो 4.0 को लेकर के जिस तरीके से विद्यार्थियों के बीच में ये हमेशा समस्या रहता है कि हमें सबसे बेहतर प्रैक्टिस सेट कौन सा मिलेगा, कौन सा ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो हमारे टर्म ऑफ कंडीशन को फॉलो करता हो। बहुत सारा आपको मिल जाएगा मार्केट में जब जाएंगे तो आपको बीपीएससी टीचर के लिए प्रैक्टिस सेट की कमी नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। लेकिन उस प्रैक्टिस सेट में आपको क्या चाहिए ये ज़रूरी है ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। 10 प्रैक्टिस सेट बनाने से आपका रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन आपका कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट हो जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए, जो कम से कम एससीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित होना चाहिए। हम लोग आज उस पर भी बात करेंगे और हम लोग ये भी बात करेंगे कि हमने कहा था कि मात्र 3 ही प्रैक्टिस सेट लगाइए। 3 प्रैक्टिस सेट में आपका जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कब होता है, सबसे ज़्यादा कब प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा मिलेगा। अभी हम लोग बात करेंगे जीएस, जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में, और 1 to 5 में जीएस में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं 120। उसका भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो 2 सब्जेक्ट लिए जाते हैं, 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल, वहाँ से सब्जेक्ट में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों को मिला दिया जाए तो 120 प्रश्न हो जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर बनता है। अब हमें ये सोचना है कि हमें जो प्रैक्टिस सेट अगर हम खरीदते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें कब मिलेगा, ताकि हमारा मकसद क्या है, अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। जो भी प्रश्न हम बनाए, जो भी बीपीएससी के द्वारा अगर प्रश्न पूछा जाए तो हमसे ना छूटे, हमारा स्कोर बहुत अच्छा आना चाहिए। कम से कम 100 के राउंड में अगर हमारा स्कोर आ जाता है तो फिर किसी प्रकार का चिंता नहीं होगा कि अब मेरा रिजल्ट नहीं होगा, यानी कि आप सेफ जोन में आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि यह आपका अंतिम ही एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसीलिए आप बहुत ही सीरियस होंगे। और जब आपको लगे कि अब कुछ भी नहीं है, अंतिम रूप से हमें एग्ज़ाम देना है, तो सटीक किताबें पढ़ते हैं, सटीक रणनीति लगाते हैं, सही रणनीति लगाते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम भी खुद पे देते हैं। हमें जीएस के लिए, मैंने आपको बताया था कि जीएस के लिए क्या पढ़ना चाहिए। जीएस के लिए आपको एससीईआरटी की किताबें बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़िए। जीएस के लिए बहुत ज़रूरी है एससीईआरटी की किताबें पढ़िए और एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, और इसके साथ एससीईआरटी और एनसीईआरटी में मैथ है उसको भी पढ़िए। और अलग से आप प्रत्येक दिन का जो न्यूज़पेपर आता है उसको लीजिए, और साथ ही साथ मंथली जो मैगजीन आता है, या तो प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, नहीं तो क्रॉनिकल, जो भी आपको अच्छा लगे। प्रतियोगिता दर्पण अच्छा है, पढ़ने वाले स्पीड भी पढ़ते हैं, है ना, आपका चॉइस जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने से ये होता है कि आपको टीचर बनना है, आपको जानकारी ज़्यादा होना चाहिए। और प्रश्न अगर यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से 40 में जो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं अगर करंट अफेयर्स से, तो कम से कम 7 ज़रूर बनाने की कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए, तब जा कर के रिजल्ट होगा। और यहाँ पे अगर 40 नंबर जीएस की बात है तो कम से कम 32 और 36 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। यहाँ से आप ला सकते हैं, ईजिली तरीके से यहाँ से मार्क्स लाया जा सकता है। 32 प्लस मार्क्स आराम से लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें
तो कम से कम यहाँ से 65 और 70 आराम से यहाँ से मार्क्स लाया जा सकता है। 65-70 आराम से यहाँ से मार्क्स आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी आपको SCERT और NCERT बुक पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ टेक्स्ट बुक है जिसको पढ़ना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। जैसे हिस्ट्री के लिए हो जाता है, जैसे ज्योग्राफी के लिए हो जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए हो जाएगा, पॉलिटी के लिए हो जाएगा, साइंस के लिए हो जाएगा, मैथ के लिए हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमको सब्जेक्ट का भी जो सटीक जो गाइड है, जो टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक ही ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक है जहाँ से हमको हमारे एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी है कि यदि आप SCERT और NCERT का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, और SCERT में जब भी आप पढ़ें, NCERT में जब भी पढ़ें, तो लास्ट में पूरे टॉपिक ख़त्म होने के बाद वहाँ पे अभ्यास दिया हुआ रहता है MCQ के रूप में। क्योंकि MCQ जो दिया हुआ है NCERT में या SCERT में, डायरेक्ट BPSC वहाँ से प्रश्न बनाता है और डायरेक्ट वही का वही प्रश्न आपसे पूछ भी देता है। जितना भी आपको प्रैक्टिस सेट आपको दिखेगा, उसमें सारा उदाहरण लोग उठा लेता है और अपने प्रैक्टिस सेट में डाल देता है। इसीलिए जब आप टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जितना भी अभ्यास दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए। जैसे अगर मैथ की हम लोग बात करें तो मैथ में SCERT और NCERT, जैसे आप 6, 7, 8, 9, 10 अगर पढ़ेंगे, 8, 9, 10 NCERT पढ़ेंगे मैथ में, तो जितना भी उदाहरण है आप उदाहरण को सॉल्व करिए, सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो NCERT और SCERT का मैट्रिकुलेशन का मैथ अगर पढ़ाते होंगे तो उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से 40 में वो लोग 40 लेकर के आते हैं। अब जब हम सारे सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है प्रैक्टिस सेट की। अब हमें कैसा प्रैक्टिस सेट तैयार करना चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट में हम उसी प्रैक्टिस सेट को चुनें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो, जो हमारे जो एग्ज़ाम है उसके डिमांड को पूरा करता हो। और प्रैक्टिस सेट ऐसा होना चाहिए जो SCERT और NCERT पर आधारित हो। क्योंकि आप कितना भी प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, कितना भी MCQ देख लीजिए, कितना भी महामैराथन देख लीजिए, इसका फ़ायदा तब आपको मिलेगा जब आपने सारे सब्जेक्ट को यानी कि अपने सिलेबस को पढ़ा है। सिलेबस को अगर नहीं पढ़ा है तो इसका फ़ायदा आपको प्रैक्टिस सेट में भी नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सेट में अक्सर क्या होता है कि अगर हम सारे सिलेबस को पढ़ते हैं तो मानते हैं कि 120 में अगर आपको बनाना है 120 में, तो ऐसा नहीं है कि सारे MCQ को आपको रटना पड़े। आपको ये मूल्यांकन करना होता है कि हम सारे सिलेबस को पढ़ लिए तो क्या हम 70 कर पा रहे हैं, क्या हम 60 कर पा रहे हैं, है ना, क्या हम 80 कर पा रहे हैं, या हम कितना कर पा रहे हैं। अगर मेरा स्कोर अगर 60 आ रहा है तो हम इसको 70 कैसे बनाएं, 70 स्कोर आ रहा है तो हम इसको 80 कैसे बनाएं, 80 स्कोर आ रहा है तो हम इसको 90 कैसे बनाएं, और 90 आ रहा है तो हम 100 कैसे बनाएं, और 100 आ रहा है तो 100 पार हम कैसे करें। ये होना चाहिए। जब भी आपको लगेगा कि हमारा अगर प्रैक्टिस सेट में 60 आ रहा है, अगर आपका सिलेबस में कंट्रोल नहीं है, सिलेबस में अगर आपका पकड़ नहीं है, तो यहाँ भी 60 आ रहा है और आपके एग्ज़ाम में भी 60 आएगा, कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। इसीलिए यदि आप यहाँ पर इस सिलेबस को पूर्ण रूप से कंप्लीट करके जाते हैं, अपना नोट्स खुद बना लेते हैं SCERT और NCERT से, अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा कमांड कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका स्कोर जो है 90 पार 100 पार कर ही जाएगा। अब देखिए, हम लोग प्रैक्टिस सेट की अगर बात कर रहे थे तो प्रैक्टिस सेट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, 3 प्रैक्टिस सेट की हमने बात किया था। उसके लिए आप सबसे पहले जो BPSC का आप देख रहे हैं घटना चक्र का ये पूर्वावलोकन है। विगत आप देख सकते हैं 69 तक लगभग 15 जो सालों का जो एग्ज़ाम हुआ है BPSC में, यह GS के लिए भी फ़ायदा पहुंचाएगा आपको। और सब्जेक्ट में हो सकता है जिसका इतिहास हो तो इतिहास से इसका फ़ायदा मिल जाएगा।
किसी का ज्योग्राफी हो तो ज्योग्राफी से भी फ़ायदा मिल जाएगा। उसके लिए अगर मानते हैं कि इतिहास से आप चाहते हैं, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है, तो घटना चक्र का अलग से ही इतिहास करके आता है, और इतिहास में आपको क्या पढ़ना है वहाँ से आपको सब चीज़ मिल जाएगा। जैसे मानते हैं ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी का स्पेशल घटना चक्र का ये पूरा सेट बना करके दिया गया है, सारे टॉपिक बाय टॉपिक। तो कम से कम ये आपके लिए चाहिए, या तो पीआरटी के लिए जो 1 to 5 के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, और 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 के भी ये सेट जो है यह बहुत ज़रूरी है। और इसी से आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा का जो पैटर्न है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, इससे आपको एकदम क्लियर कर देगा, एकदम 100% ये साफ साफ नज़र आने लगेगा। अगर विगत वर्षों में आपने सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से अगर कर लिया है तो इसका फ़ायदा भी आपके बीपीएससी टीचर में होता है और होगा ही। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट है यहाँ पर, उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये हो जाता है आपके यूथ कंपटीशन का बहुत अच्छा, ये जो है आपको प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए कहता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बिल्कुल एससीईआरटी से और एनसीईआरटी से उठाया गया है। अगर हम जीएस को लेकर के अगर काम कर ले, यहाँ से प्रैक्टिस सेट अगर बना लेते हैं जीएस समान अध्ययन को लेकर के, और उसके बाद सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे इतिहास के लिए भी अलग है, ज्योग्राफी के लिए अलग है, पॉलिटी के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, सबका अलग अलग है। तो यहाँ से ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट जो है यूथ कंपटीशन का जो आप देख रहे हैं, बाकी बहुत सारा है जो आपको सुलभ लगे, जो आपको सरल लगे, आप उसे कर सकते हैं। आपने हमसे पूछा कि सर प्रैक्टिस सेट में कौन सा प्रैक्टिस सेट सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, तो हम लोग भी इसको देखे हैं, है ना। बहुत सारा आप मार्केट में अगर जाते होंगे तो वहाँ पे 20-30 से प्रैक्टिस सेट होगा। सबको देखने के बाद हमने जो डिसाइड किया, हमको लगा कि यूथ कंपटीशन वालों ने बेहतर काम किया है और इसको विद्यार्थी को लेना चाहिए और विद्यार्थी को इस पर एक बार काम करना चाहिए। तो ये दूसरा हो जाता है प्रैक्टिस सेट। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है खास करके उन विद्यार्थी के लिए जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करते हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जो रखते हैं, है ना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और भी प्रैक्टिस सेट हो जाता है यहाँ पर, है ना, और ये है आपका, ये बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। जैसे देखिएगा यूजीसी के द्वारा नीट और जेआरएफ का जो एग्ज़ाम करवाया जाता है, तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीजी किया हुआ, इतिहास से हो, ज्योग्राफी से हो, साइंस से हो, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी हो, तीन का सबका प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है ना वो मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन में इतिहास है या ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी हो, आप मार्केट में जाइए, यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट, है ना, ये हो जाता है नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट का भी है। तो इतिहास के संदर्भ में जितना भी प्रश्न पूछा गया है, अगर इस सेट को बना लिया जाए तो आपके एग्ज़ाम में इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी जितना भी आपको महामैराथन देख लेना है, जो करना है करिए, लेकिन अगर 3 प्रैक्टिस सेट अगर आपने बना लिया तो फिर आपका पूर्ण तैयारी हो जाएगा, चाहे वो जीएस में हो जाए और चाहे सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हो जाता है। ये सबसे शानदार प्रैक्टिस सेट है ना। ऐसा नहीं कि हम प्रचार इसका कर रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए बता रहे हैं, है ना। ये लोग हमको पैसा वैसा नहीं देते हैं कि हम इनका प्रचार करें, लेकिन जो सही है, जो सच है, जो सटीक है वही बता रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास 3 प्रैक्टिस सेट होना, है ना। 3 प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा, एक हो जाता है आपके घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, और दूसरा आपका ये है यूथ कंपटीशन का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यूथ कंपटीशन, और तीसरा जो आपका सेट है ना, ये यूजीसी के द्वारा नेट और जेआरएफ का
जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, जैसे साइंस की बात हो या मैथ की बात हो, या आप बात करें इतिहास की, ज्योग्राफी का, है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको यूजीसी नेट में जितने भी पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे, और सॉल्यूशन भी आपको मिलता है बहुत बेहतरीन तरीके से। 3 प्रैक्टिस सेट आपको लास्ट बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसलिए ज़रूर इसको आजमाइएगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। हम बात यहाँ पर स्कोर की कर रहे हैं, आपको स्कोर बढ़ाना है, आपको रिजल्ट चाहिए, है ना, रिजल्ट ज़्यादा ज़रूरी है। और रिजल्ट के लिए हमने आपको यही कहा कि सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है, वो पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। और पूर्ण रूप से तैयार कैसे होगा? पूर्ण रूप से तैयार होने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले 12 से 14 घंटा बैठने की कैपेसिटी आप डेवलप करिए, आदत लगाइए, और सेल्फ स्टडी करिए। बस 2 ही चीज़ें। अगर आप बैठ गए तो आप रिजल्ट लेकर के ही उठेंगे। अगर 12-14 घंटा अगर आप बैठ गए, अगर आप ये आदत हो भी ठंडा के समय में, तो सोचिए कि आप कुछ भी कर दीजिएगा। ठंडा के समय में बहुत ऐसे विद्यार्थी ठीक से पढ़ नहीं पाते ठंडा लगने की वजह से, लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। निर्भर ज़्यादा किसी पे नहीं होना पड़ेगा, है ना। निर्भर होएंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप अपने सारे मटेरियल को इकट्ठा करिए और 12-14 घंटा का एक शेड्यूल बनाइए और डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। फिर देखिए रिजल्ट आपका गारंटी है हो ही जाएगा, निश्चित तौर पे होगा। और यही एक फार्मूला है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। 2 घंटा किसी से भी पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। यूट्यूब से पढ़ कर के लोग कंप्लीट नहीं कर पाता, है ना। उसके लिए आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। हमारे एक मित्र थे, तो हम लोग बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे, तो मेरे पास आए इंटरव्यू देने के लिए। तो हम लोग सब कोई साथ ही में तैयारी करते थे, 4-5 साल से सभी लोग तैयारी कर रहे थे। जब वो 65 बीपीएससी में जब उन्होंने कंप्लीट करा, तब उन्होंने मीडिया को बोला कि हम जो भी पढ़े हैं, है ना, यूट्यूब से ही पढ़ के फाइट किए हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, एक फाइटर आके ये बात अगर बोलता है ना, तो जो नया विद्यार्थी है, जो तैयारी करना चाहता है, उसको लगेगा कि हमको क्या ज़रूरत है किसी के सानिध्य में जाने का, किसी के गाइडलाइन में जाने का, हम भी तो यूट्यूब से कर लेंगे। और यूट्यूब से पढ़ने वालों की संख्या आपको पता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी तरीके से फेलियरों की भी संख्या है, फाइट नहीं कर पाते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना कि उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो सारा कोर्स किए हुए हैं। जैसे वो सारे कोर्स किए हुए थे, इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए थे, 5-6 साल तक पटना दिल्ली में रहे, तो वो लोग क्या करता है, फाइट करने के बाद कुछ गलत डायरेक्शन दे देता है ना। ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब बेकार लगता है, ख़ास करके उन विद्यार्थी के लिए जो चाहता हो कि हम कंप्लीट कर सकें। तो यही बात है, आपको किसी न किसी माध्यम से, जो भी हो, जो भी तरीक़ों हो, आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास सटी किताबें हैं, सही गाइडलाइन देने वाले लोग हैं, तो आपको बैठना पड़ेगा। 12 से 14 घंटा अगर आप बैठ गए तो निश्चित तौर पे एक सीट आपका हो जाएगा कन्फर्म है ना। तो बस आप इसी तरीके से तैयारी करिए, ताकि आपका ये लास्ट है। इसके बाद पता नहीं क्या होगा, ये हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। सरकार की जिस तरह से आप रवैया और हरकत जो देख रहे हैं, इससे आप खुद अनुमान लगा रहे होंगे कि इसके बाद से शायद वैकेंसी अब नहीं देगा। तो अगर नहीं देगा और आपको जॉब चाहिए 4.0 में, और इसी 2025 में ही अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको उसी लेवल से अपनी भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।